तो अंकुश, हम लोग इजेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, ब्लॉक इजेक्टर के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको पूछ रहा था, कोई थ्रेडेड वाला कंपाउंड आपने देखा रहेगा, तो उसमें क्या कोई प्लेट रहता है, वो थ्रेडेड कैप जो रहते हैं ना, उनको पुश करता है, तो उसको यस स्ट्रिपर सर। इजेक्शन बोला जाता है। वो इजेक्शन का ही एक मेथड है। पूरा का पूरा प्लेट क्या करेगा, कंपोनेंट के पूरे सर्कुलर फेरी फेरी में कवर रहेगा, और वो उसको मोल्डिंग होने के बाद इजेक्शन के टाइम उसको फोर्सफुली गिरा देगा। तो दूसरा जो रहेगा, कभी कभी क्या रहता है, स्ट्रिपर प्लेट जो काम करता है वो कहाँ से, पार्ट के फेरी फेरी में काम करता है, बराबर सर्कुलर डायमीटर में। यस कभी नोटिस किया आपने ऐसा कि बाहर यस से सर, किया पूरा किया। प्लेट रहे, बट कुछ कुछ पार्ट ऐसे रहते हैं, कुछ पार्ट ऐसे रहेंगे कि उन कंपोनेंट को आपने नोट किया है, देखा है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेंटर में एक जो थ्रेडेड कोर रहेगा ना, थ्रेड वाला पोर्शन, उसके सेंटर में एक बड़ा राउंड डायमीटर दिया रहता है, एक बड़ा इजेक्टर पिन रहता है, और वो उसको पुश नहीं। करता है। तो पार्ट क्या, जो अंडरकट्स रहेंगे, सर्कुलर ग्रू रहेंगे या थ्रेड रहेंगे ना, वहां से स्लिप होके बाहर आ जाता है उसके। मतलब इजेक्टर पिन का डायमीटर छोटा रहता है, बट उसका कितना रहेगा, बड़ा रहेगा। मतलब जैसे कि 30 mm का कैप आप बना रहे हो, बराबर 30 mm आईडी का, तो ऑलमोस्ट वो हम लोग 22 mm 24 mm तक लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा राउंड कंपोनेंट है कैप जैसा, उसके अंदर का पूरा एरिया उसमें कवर हो जाएगा। और वो क्या करेगा, जैसे ही मोल्डिंग होगा, तो इजेक्शन के टाइम, नॉकआउट के टाइम क्या करेगा, उसको फोर्सफुली गिरा देगा, बराबर। यस सर। तो तो वो उसको क्या, ब्लॉक इजेक्टर बोला जाता है, और उसको पैड इजेक्टर भी कहा जाता है। अभी पैड इजेक्टर का जो कंसेप्ट है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये सर्कुलर के लिए भी देखेंगे। सबसे पहले मैं एक नया फाइल बना के लेता हूँ। मेरा स्क्रीन आपको शेयर है? यस सर। ठीक है, कंपोनेंट हम लोग बना लेंगे यहाँ पे सर्कुलर टाइप का। ठीक है ना, यहाँ पे एक अंडर कट है ना, 0.5 mm का अंडर कट है इसमें। एक मैंने ट्यूब जैसा इसको सर्कुलर प्रोफाइल दे दिया। ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, या तो इसके बगैर, इसके जगह थ्रेड भी हो सकते हैं ना। सेक्शन में देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये अंडर कट है। तो भाई ऐसी कंडीशन में हम लोग इसको स्ट्रिपर इजेक्शन कर सकते हैं इस साइड से, बाहर से। ओके, तो स्टिपिंग का क्या काम क्या रहता है, यहाँ से जब हम लोग स्ट्रिपर का स्टडी करेंगे तो इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट वो क्या करेगा, बाहर का जो कॉलर है ना, यहाँ से उसको पुश करेगा, यहाँ से दोनों साइड से, दोनों साइड इन द सेंस पूरी 360 डिग्री में। बट कभी कभी ऐसा कंपाउंड रहेगा कि जिसका वॉल थिकनेस जो है ना, ये जो वॉल थिकनेस रहता है ना, अभी स्टिपिंग करता है तो क्या हो जाता है, वॉल थिकनेस में ये जो भी पोर्शन रहेगा वॉल थिकनेस का, थिकनेस इस कंपोनेंट का, फिलहाल हम लोगों ने इसमें कितना कंसिडर कर लिया है, लगभग 3 mm कंसिडर कर लिया। लेकिन अगर कोई कंपाउंड आपको ऐसा मिल जाएगा जिसका थिकनेस ओनली
0.8 mm 9 mm है, पतला है ना, थिकनेस कम कर दी। तो उस कंडीशन में अगर इसमें यहाँ पे कैचिंग है और यहाँ पे आप पुश करोगे, है ना, यहाँ से आप ऐसा प्लेट लगा दोगे, जैसे कि यहाँ तक हम लोग एक और बना रहे हैं। कट क्यों नहीं हो रहा? चलो प्रोफाइल आ गया उसमें, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ कंपोनेंट बनाए हैं मैंने, ठीक है, और इसके ऊपर कैप है, इसको जरा कट कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये मेरा अंदर का क्या हो गया, पंच हो गया, या तो इंसर्ट बोल सकते हैं इसको। बाहर का अपना स्टिपर प्लेट है, तो जैसे ही मोल्डिंग हो जाएगा क्या करेंगे, इस प्लेट को हम लोग पुश करेंगे नॉकआउट से। इसको अगर फॉरवर्ड करते हैं तो एट द सेम टाइम ये जो कंपोनेंट है ना, इसके बाहर मतलब यहाँ तक, है ना, इस क्या करेगा, ये पार्ट को बाहर लेके आएगा, यहाँ से यहाँ तक बाहर लेके आएगा। फिर इसके बाद क्या रहेगा, ये अपना मोल्ड ऐसा रहेगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स से कंपोनेंट क्या होगा, गिर जाएगा, है ना, मोड़ के बाहर आ जाएगा। तो ये प्रोसीजर हो गया इसका, है ना, बाहर आ जाएगा, गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है ना। तो शिपिंग में आपको इसमें अगर वॉल थिकनेस अच्छा है कंपोनेंट में, मतलब कहने का जो मेन पॉइंट है वो क्या है, स्टिपर रिजेक्शन कर रहे हो तो बाहर का जो वॉल थिकनेस वाला पोर्शन रहेगा, ये अगर मतलब अच्छा है, मतलब 1.5 1 mm से ज्यादा है, तो आप इसको अगर पुश करोगे ना इस प्लेट से, तो ये क्या बाहर निकलने में उसको सपोर्ट करेगा ये वॉल। अगर ये वॉल पतला है, बिलो 1 mm है, तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें अंडरकट है, ये वॉल पतला है, तो आप इसको पुश करोगे ना, वो मेल जहां भी रहेगा, इसका जो अंदर का जो पोर्शन रहेगा ये वाला, तो उसके बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि ये जो वॉल वॉल है ना, वो क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, बेंड हो सकता है। ओके, ये इमेजिन हो रहा है कि आपको, अगर ये पतला रहेगा वॉल थिकनेस कंपोनेंट का, आप इसको पुश करोगे तो ये अंडरकट से निकालने की बजाय खुद फोल्ड हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. ओके, क्योंकि वहां पे वॉल थिकनेस पतला है, तो फिर यहाँ पे अगर पतला है तो हम लोग इसको पुश नहीं कर सकते, बराबर। ये आपको क्लियर हो गया, वी कैन नॉट पुश फॉर दिस एरिया, Yes, sir. क्योंकि वो फोल्ड हो रहा है। तो हमें और क्या ऑप्शन है कि हम लोग इस अंडरकट को निकाल सकते हैं, है ना, 0.5 mm के अंडरकट है, उसको निकालना है फोर्सफुली। तो फिर हमें एक ही ऑप्शन बचता है कि इसको नीचे से भी पुश करना है और ऊपर से भी कुछ ऐसा चाहिए कि वो उसको ढकेलने में मदद करे। तो फिर हम सिंपली यहाँ पे एक ब्लॉक इजेक्टर दे देते हैं, जो जिसका डायमीटर बड़ा रहेगा, मतलब यहाँ से लगभग हम 3-4 mm छोड़ के, हाँ, और फिर इसका जो कनेक्शन रहेगा वो सीधा रहेगा, ठीक है, ये सीधा रहेगा, इजेक्टर प्लेट के ऊपर माउंट रहेगा, बराबर। ये मेरा स्टिपर प्लेट हो गया, इसके नीचे जो रहेगा ये होल्डर प्लेट आएगा, है ना, ये मेरा होल्डर प्लेट आएगा।
फिर इसके नीचे एक बैक प्लेट रहेगा, ये जो मेल इंसर्ट रहेगा वो इसी प्लेट के ऊपर रेस्ट रहेगा, इसमें कॉलर भी आ सकती है आपकी, जो भी रहेगी। मैं डिटेल में नहीं बना रहा उसको कुछ, चलो दिखाई देता हूँ कि उसको कैसे रहेगा। यहाँ से थोड़ा सा कॉलर फॉर्म हो जाएगा, और ये यूनिट रहेगा इसके साथ, ठीक है। इन प्लेट्स में ओवरलैप हो गए, इसको करना चाहिए। ठीक है, ऐसा रहेगा, ये पोर्शन ऐसा रहेगा, और ये मैं इससे भी कटा, तो क्या ऐसा असेंबली रहेगा मेरा। ये हो गया थ्रेडेड वाला इंसर्ट, ये हो गया मेरे अंदर का नॉकआउट। नॉकआउट मतलब क्या, उसको बोला मैंने ब्लॉक इजेक्टर, है ना। और ये यहाँ पे है ग्रूव, ये मेरा स्टिपर प्लेट। तो अभी इस कंडीशन में क्या होगा, जब भी मैं इसको वर्क करता हूँ, अभी ये स्टिपर वर्किंग हो रहा है और स्टिपर के साथ कंपाउंड में रहे, बट मैं यहाँ पे इसे भी वर्क कराऊंगा। इतना बड़ा ये लेंथ है ना, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये कैसा होगा, ये कंपाउंड को ऑन करना जरूरी है। शो, अभी कंपाउंड यहाँ पे है, अभी स्टिपर तो वर्क ही कर रहा है, बट एट द सेम टाइम हम लोग इसको भी, अंदर वाले पोर्शन को भी उसके साथ वर्क करा रहे हैं। तो क्या, ये जो इसमें लगा है ना अंदर का, इसको हम लोग बोलेंगे ब्लॉक इजेक्टर। और ये इजेक्टर पिन के जैसे ही रहेगा, कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बड़ा रहेगा। और इसका सीधा वोल्टिंग कहाँ पे रहेगा, इजेक्टर कि कहाँ रहेगा, इजेक्टर असेंबली में रहेगा, इजेक्टर प्लेट के ऊपर। या तो इजेक्टर प्लेट ऐसे रहेगा, और नीचे वाली प्लेट में यहाँ पे बैक वाली प्लेट के साथ बोल्टिंग रहेगा। यहाँ से इसको कॉलर भी दे सकते हैं, कॉलर दिया तो आप जैसे इजेक्टर गाइड बूस्ट डालते हो वैसे डाल सकते हो, और कॉलर नहीं दिया तो पीछे से बोर्ड लगा सकते हो। लेकिन इसका काम क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा एरिया कंपोनेंट का कवर करके उसको लिफ्ट करने का। तो ऐसे कंपोनेंट्स में ना आपको ये ब्लॉक इजेक्टर का सपोर्ट लगता है। ये हो गया राउंड कंपोनेंट के लिए, ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? यस सर। ये प्रवीण, क्या आप समझ गए? यस सर। यस सर। ओके, तो ये ब्लॉक इजेक्टर का कंसेप्ट हो गया राउंड कंपाउंड के लिए। इससे क्या, अंडरकट जो भी रहेंगे ना 0.5 पॉइंट, मतलब ज्यादातर हम लोग 0.5 0.6 mm तक इसको निकाल सके। ये मल्टीपल भी हो सकते हैं ना, लेकिन ध्यान में रहे, ये जब मल्टीपल हो जाते हैं ना तो इसका कैचिंग फोर्स बढ़ जाता है। और ये जो कॉर्नर रहते हैं ना, यहाँ पे ऊपर वाला खास करके जो कॉर्नर रहेगा, वहां पे आपको हल्का सा रेडियस देना है, क्योंकि इसको स्लिप होने में सपोर्ट मिले। ऐसा शार्प रहेगा तो कैचिंग ज्यादा रहता है, आपको यहाँ पे रेडियस देना पड़ता है। मतलब नहीं क्या, अगर इसका 0.5 डी पे तो आप 0.1 0.2 का रेडियस हल्का सा दे सकते हो। वो डायमीटर लोग उसमें मैनुअल भी मार सकते हैं, डिजाइन में नहीं दिया तो। बट वो क्या करेगा, इसको स्लिप होने के लिए मदद करेगा। ऐसे शार्प कॉर्नर रहेगा तो ज्यादा होल्ड करेगा। तो कुछ कुछ कंपाउंड्स में ऐसे अंडरकट्स रहते हैं जिसका वॉल थिकनेस 1 mm अबव है, यूज द स्टिपर प्लेट ओनली। और जिस कंपाउंड में ज्यादा हाइट नहीं है उसमें स्टिपर प्लेट अच्छे से काम करेगा। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे रहेंगे जिसमें हाइट भी है, लंबा है, 25 mm से ज्यादा लंबा आ रहा है, 25 mm 30 mm, और थिकनेस कम है, तो फिर वो क्या करेगा, ये सीधा वॉल फोल्ड हो जाएगा। आप इसके ऊपर फोर्स करोगे, यहाँ से छूटेगा नहीं और फिर फोल्ड हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको ऐसा राउंड वाला
जो यहाँ पे सेक्शन में दिखा है, मैंने सेक्शन बंद कर देता हूँ फिलहाल। ब्लॉक इजेक्टर सिस्टम हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं। इसको ब्लॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जस्ट लाइक है क्या, बड़ा डायमीटर रहता है, इसके लिए ब्लॉक कहा जाता है इसको। और ये सर्कुलर भी हो सकता है, और अगर आपको लगता है कुछ स्क्वायर कंपोनेंट डालेंगे तो वो भी यूज कर सकते हो। फिलहाल ये हो गया राउंड के लिए। आप लोग चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस कंसेप्ट के बारे में। पीछे ये कहाँ रहेगा वो भी इजेक्टर प्लेट के ऊपर रहेगा, वो दिखा देता हूँ मैं। और इसमें जरूरी नहीं कि आप 2 इजेक्टर प्लेट डालो, इसमें दोनों की बजाय एक ही प्लेट डालोगे तो काम बन सकता है ना। मतलब इसको क्या, आपको थोड़ा सा इसमें पॉकेट करके इसको बोल्ट कर देना है बस। जैसा कि इसमें आपने एक प्लेट में इसको डाल दिया, और फिर यहाँ पे नीचे से काउंटर डाल के यहाँ पे एक बोल्ट का होल डाल सकते हो। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये एक ही प्लेट भी रहेगा, ओनली इजेक्टर प्लेट बोल सकते हो आप उसको। और इजेक्टर कम ना, इजेक्टर बैक प्लेट बोल सकते हो। वो उसको होल्ड करेगा, और आपको जब भी आप इस प्लेट को पुश करोगे तो वो ब्लॉक इसको भी आगे पीछे फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, तो इसमें 2 इजेक्टर पिन प्लेट की जगह एक में भी काम हो सकता है। और इस यहाँ पे आपका टॉप प्लेट रहेगा, सॉरी बॉटम प्लेट रहेगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। इसका होल्डिंग के लिए यहाँ पे आप बोल्ट डाल सकते हो इस जगह पे बैक साइड से। या तो कॉलर करना है तो 2 प्लेट लगेगा, बट विथ सिंगल प्लेट आल्सो यू कैन प्रोवाइड दिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इसको ले लिया सर। ओके। इसमें आप नोट करो कि इसको क्या सर्कुलर कंपाउंड में यूज कर सकते हो, जहां पे अगर वॉल थिकनेस कम रहेगा, नहीं तो वॉल थिकनेस आपके पास है ना, तो फिर आप ओनली स्टिपर के ऊपर भी काम कर सकते हो। अभी स्टिपर कैसे वर्क करता है, ये जो स्टिपर हम लोगों ने दिया है, यहाँ पे कंपोनेंट नहीं दिखा है मैंने, वापस एक बार हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी क्या आपको कंपाउंड भी हुआ? अभी इसमें मैंने क्या बताया था, स्टिपर प्लेट। जो स्टिपर प्लेट है, स्टिपर प्लेट को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग है ना स्टिपर प्लेट, यहाँ से इजेक्टर पिन प्लेट पे प्लेट से लेकर एक पिन प्लान करते हैं स्टिपर प्लेट तक। वो 4 हो सकते हैं, स्टिपर प्लेट को कनेक्टेड रॉड 4 हो सकते हैं। जैसे कि मैं ये कर्सर के दिखा रहा हूँ ना, एक पिन ऐसा दिखा रहा हूँ, उस पिन को सामने से, मतलब यहाँ से स्टिपर प्लेट के आगे से, और इस प्लेट में इजेक्टर प्लेट के पीछे से हम लोग अगर बोल्ट प्लान करेंगे ऐसा थोड़ा सा गाइड करके, तो क्या करेगा, एक लिंक बन जाएगा 2 प्लेट के बीच में। और जैसे ही बैक वाली पिन प्लेट को आप पुश करोगे, वो स्टिपर प्लेट को आगे फोर्स ट्रांसफर करेगा, मोशन ट्रांसफर करेगा, और वो फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अभी स्टिपर प्लेट हम लोग बनाएंगे तो उसमें बताता हूँ, लेकिन ये आप समझ लो अभी भी। तो स्टिपर भी वर्क करना है। स्टिपर वर्क कैसे होगा, यहाँ पे एक कनेक्टिंग रॉड रहेगा, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, ये जो दिख रहा है ना विंड स्क्वायर, तो ये राउंड रॉड यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। माउस से मैंने इसको ड्रॉ किया, और इसको आगे पीछे से बोल्ट दे सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टिपर सीधा कनेक्ट हो जाएगा इजेक्टर असेंबली के साथ। जैसे ही पुश करोगे, ये प्लेट फॉरवर्ड हो जाएगा। फॉरवर्ड होगा तो पार्ट को निकालने में मदद करेगा। और सेंटर का ब्लॉक इजेक्टर कब मदद करेगा, जब वॉल थिकनेस कम रहेगा तब इसका सपोर्ट लेना है। अगर थिकनेस अच्छा है 1 mm प्लस है तो डोंट यूज दिस। और आपको लगता है कैचिंग बहुत ज्यादा है तो फिर आप इसमें दे सकते हो। सर्कुलर कंपाउंड के लिए ब्लॉक इजेक्टर का कंसेप्ट आई थिंक यू आप लोगों को क्लियर हुआ रहेगा। सिंपल कंस्ट्रक्शन है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड इमेजिन।
क्लियर हो गया? यस। तो फिर हम लोग अभी ब्लॉक इजेक्टर देखेंगे स्क्वायर वाले या अलग अलग शेप के कंपाउंड्स के लिए। जैसे कि हमारे पास ये है, तो जैसे मैं बोल रहा था ब्लॉक इजेक्टर यानी कि उसका काम ही क्या है, ब्लॉक इजेक्टर यानी वो रेगुलर इजेक्शन से ज्यादा एरिया कवर करके चलता है ना। ज्यादा एरिया यानी इजेक्टर पिन देते तो कितने का इजेक्टर पिन हम लोग 10 का, 6 का, 8 का, 12 का, 16 का, 20 का भी आता है। तो इजेक्टर पिन हम लोग वहां पे दे सकते थे, बट इजेक्टर पिन का क्या, डायमीटर कम रहेगा तो वहां पे इतना अच्छा फोर्स नहीं मिलेगा जो एक ब्लॉक दे सकते हैं। काफी बार आपको उसको कस्टमाइज करके बना के लेना पड़ता है, क्योंकि इजेक्टर पिंस तो 20, 22, 30 के बाद कोई इजेक्टर पिन अवेलेबल नहीं होता, वो बना के लेना पड़ता है। 30 के बाद ही नहीं, जस्ट 25 के बाद तो स्टैंडर्ड इजेक्टर पिन नहीं मिलेगा आपको, बना के लेना पड़ेगा स्पेशल ऑर्डर देके। फिर वो गाइड पिलर, गाइड बुश ऐसा डायमीटर में चला जाता है। ठीक है, ये नोट कर लो आप कि आपको उसको मैन्युफैक्चर करके लेना पड़ेगा आपके हिसाब से, है ना। ये बात क्लियर होगी आपको राउंड वाले इसकी ब्लॉक इजेक्टर Yes, sir. की? ओके, तो अभी Yes. मैं स्क्वायर के ऊपर आता हूँ। अभी जैसे राउंड होता है वैसे स्क्वायर भी होता है। स्क्वायर और कुछ अब नॉर्मल भी हो सकता है, एल शेप हो सकता है ना, या तो कोई अब नॉर्मल शेप भी हो सकता है, जैसे कि जैसे कंपाउंड में जगह रहेगा उस हिसाब से। इस तरह का कंपोनेंट। हाँ, कंपाउंड ऊपर नीचे रहेगा तो ऊपर नीचे बन सकता है उसका टॉप फेस, बट हम लोगों को ट्राई करना है कि एटलीस्ट उसको स्क्वायर बनाए हम लोग। स्क्वायर बनने से क्या होता है, मशीनिंग के लिए कुछ रेफरेंसेस मिल जाते हैं बराबर। अगर हम लोग अनइवन बनाते हैं ना, लेंथ में रेक्टेंगुलर है ना विड्थ में, तो फिर क्या हो जाता है, वो चीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिफिकल्ट बन जाती है। रेफरेंस ही नहीं रहते ना, कहाँ से शुरुआत करूं। तो अनइवन शेप के भी बनते हैं, तो वो उसका यूज जैसे कि मैंने बताया ब्लॉक इन द सेंस ज्यादा एरिया कवर करके वो इजेक्शन कर देता है, तो इसके लिए उसको ब्लॉक इजेक्टर बोला जाता है। और वो कहाँ पे ज्यादा एरिया हम लोगों को इजेक्ट करने का रहेगा तो वहीं पे यूज कर सकते, जैसे कि जंक्शन वाला एरिया है। जंक्शन कब बनता है, नंबर ऑफ रिप्स ज्यादा आ जाते हैं कंपाउंड में, तो उस एरिया में कैचिंग भी ज्यादा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग एक स्लीव इजेक्टर का प्लान किए थे बराबर, इस एरिया में। अगर इस एरिया में स्लीव का एक कितना स्लीव लगेगा, यहाँ पे एक हो गया, 2, 3, 4, या तो डायगोनली 2 भी डाल सकते, बट यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर ऐसा कोई जंक्शन वाला एरिया बन रहा है तो वहां पे भी हम लोग ब्लॉक इजेक्टर दे सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इजेक्टर पिन देने से अच्छा है कि एक ही ब्लॉक दे दो। जैसे कि ये मैंने ब्लॉक बना लिया, इसको मैं अगर राउंड करता हूँ, सॉरी सर, रेक्टेंगुलर शेप करता हूँ और इसको अगर इजेक्ट करता हूँ, तो ये इतना एरिया क्या करेगा, आजू बाजू का जो भी इतना एरिया है ना, उसको उठाने में बहुत ही सपोर्ट करेगा बराबर। अगर मैं 4 पिन की जगह इधर इतना बड़ा एरिया का एक ही ब्लॉक इजेक्टर डालू तो वो पावरफुल रहेगा ना, उससे रहेगा कि नहीं रहेगा। Yes, sir. Right. तो हम लोग इसमें इतना बड़ा, जैसे कि लिफ्टर आपने सीखा था बराबर, लिफ्टर सीखा था, Yes, sir. तो ये लिफ्टर ही है, बट ये क्या है, स्ट्रेट लिफ्टर है। इसमें भी रॉड आएगा, बुश आएगा, डवेल आएगी, है ना। खाली पीछे जो रहेगा ना इजेक्टर प्लेट में, वहां पे हम लोगों को जस्ट इसको क्या करना है, लोकेट करना है, थोड़ा छोटा सा पॉकेट बना के रॉड का, राउंड पॉकेट, और वहां पे उसको पीछे से बोल्टिंग देना है, बस इतना ही डिफरेंस है। बट अभी ये इसका जो प्रिंसिपल है ना वर्किंग का, वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा जंक्शन वाला एरिया कवर करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे, कि जहाँ पे हम लोगों को प्रोडक्ट को उठाने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो देखिए मेरे पास एक एरिया फाइंड हो गया। दूसरा, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था इजेक्टर पिन कहाँ कहाँ पे देनी, यहाँ पे दिया था, यहाँ पे दिया था, यहाँ पे, फिर इधर, ऐसे नंबर ऑफ इजेक्टर पिन डाले थे।
कभी कभी कस्टमर क्या बोलता है, मुझे इजेक्टर पिन नहीं चाहिए, ये सर पे, क्योंकि पार्ट का थिकनेस कम रहता है, रिप कंस्ट्रक्शन भी ज्यादा रहता है, तो इजेक्टर पिन चलती है तो क्या सामने उसका इंप्रेशन आ जाता है। और कभी कभी रिक्वायरमेंट ये रहता है कि इस एरिया में कुछ तो लिखने का रहेगा, इनग्रेविंग वगैरह आता है, मोल्ड का नाम यानी कि पार्ट का नाम जो भी रहेगा, कैलेंडर कब बना है, वो ऐसी इंफॉर्मेशन भी ये जो कोर वाला सरफेस रहेगा ना, बी सरफेस, उसके ऊपर आ जाती है। उस कंडीशन में भी हम लोगों को इजेक्टर पिन मना किया जाता है। तो एक हो गया जंक्शन वाला एरिया आइडेंटिफाई करना है, जहाँ पे बहुत बड़ा जंक्शन है और नंबर ऑफ इजेक्टर पिन देनी पड़ेगी। और जब भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कैचिंग ज्यादा है पार्ट में, नंबर ऑफ इजेक्टर पिन देनी पड़ेंगी, तो उसके बाद आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि नंबर ऑफ पिन से अच्छा का क्या मैं इसमें एक ब्लॉक यूज कर सकता हूँ जो उसको इजेक्ट करेगा, तो मेरा काम भी बचेगा। एक ही होल बनाना पड़ेगा, जो ब्लॉक का रॉड रहेगा सीधा सीधा 0 डिग्री में। सर ये चीज डिपेंड करती है हमारे ऊपर या फिर क्या कहते हैं कस्टमर के ऊपर? दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। कभी आप इजेक्टर पिन डालोगे, आपके पास वीएमसी मशीनिंग का खर्चा कम करना है आपको, आपके पास आपको लगता है वीएमसी मशीनिंग करना पड़ेगा, पॉकेट बनाओ, पैड का हेड बनाओ, और इसमें खर्चा जाएगा, तो चलो इजेक्टर पिन ही डाल लेते हैं। फिर कस्टमर बोलेगा नहीं नहीं ये निकाल दो, मुझे यहाँ पे पिन का मार्क नहीं चलेगा, इधर इजेक्टर का पैड डाल दो, तो हो गई ना, दोनों के ऊपर डिपेंड। ओके। तो उसका जो पर्पज है पहले वो समझ लीजिए। सबसे पहले डिपेंडेंसी बाद में आएगी, सबसे पहले तो प्रोवाइड कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसके पीछे का लॉजिक समझ रहे हो क्या आप? मैं जो बता रहा हूँ, जंक्शन यानी कि जहां पे भी नंबर ऑफ कैचिंग एरिया नंबर रिब ऑफ रहेगा, कनेक्शन प्रोफाइल पॉइंट। रहेगा, तो वो ज्यादा रहेगा, तो नंबर ऑफ पिन लगानी पड़ेंगी, और ये नंबर ऑफ पिन का काम अकेला करेगा। या कुछ एरिया रहेगा जैसे कि आप हार्ड वाले मटेरियल से कोई बॉन्डिंग कर रहे हो, कोई ग्लास फील्ड पार्ट है, ग्लास उसमें यूज कर रहे हैं, तो क्या काफी कड़क रहता है ना, जैसे मोल्डिंग हो जाता है ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से कैच करेगा कोर ब्लॉक को, फिर बाहर निकलने में के लिए दिक्कत आ सकती है, तो वहां पे भी आप उसको यूज कर सकते हो। जहां पे भी कैचिंग फोर्स ज्यादा है, यू हैव टू यूज बिग एरिया फॉर इजेक्शन, सिंपल लॉजिक, नोट कर लो पॉइंट। जहां पे भी कैचिंग एरिया ज्यादा रहेगा, कैचिंग एरिया क्या रहता है, रिप्स रहते हैं बराबर, पार्ट यस के सर। रिप्स रहेंगे, पार्ट का कुछ अंडरकट हो सकता है छोटा मोटा, 0.5 mm तक का हो सकता है। ये क्या रहता है, रिप का जो जंक्शन बन जाता है ना, तो फिर वहां पे बहुत दिक्कत हो जाती है निकालने के लिए, है ना। तो वो वहां यस सर। पे इजेक्टर पिन क्या हो जाती है, कभी कभी बेंड भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इजेक्टर पिन हम लोग बड़ा दे नहीं सकते, 6 से बड़ा, बड़ा पिन रहेगा तो फोर्स ज्यादा करेगी, और पतला रहेगा तो क्या हो सकता है, पिन बेंड भी हो सकता है, बराबर कि नहीं, कंपाउंड अगर कैचिंग ज्यादा है तो ये जो रिब आप देख रहे हो इसमें कितना हम लोग 15-20 mm कैलकुलेट किए थे बराबर। जब 50-50 mm के रिब रहेंगे तब आप क्या करोगे, ऐसे भी रिब्स आते हैं। और कुछ 50-50 mm के सर? हाँ, 50 mm के भी आते हैं, नहीं आते क्या? हमें तो सर पता नहीं है, 50-50 mm बहुत होता है सर। तो आ सकते हैं ना, वो क्यों है। नहीं आ सकते? जहां पे भी ज्यादा रिब की डेप्थ रहेगी वहां पे आपको नंबर ऑफ पिन लगाने पड़ेंगे, लेकिन नंबर ऑफ पिन लगाने से कभी कभी क्या हो जाता है, आपका एक ब्लॉक लगाने के साथ काम हो जाता है, तो आप नंबर ऑफ पिन कम कर सकते हो। ओके, गाड़ी के स्की रैक के पार्ट देखे क्या किसी ने? कौन सा सर? स्की रैक, नहीं सर। वो रहता है ना ऊपर, हम लोग क्या बोलते हैं गाड़ी के ऊपर, जैसे कि अपना महिंद्रा का TUV 300,
स्की रैक रहता है ना ऊपर, हम लोग क्या बैग वैग डालते हैं उसके ऊपर, वो 2 रॉड अच्छा रहते हैं। कैरियर कैरियर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कैरियर के कैरियर। नीचे के 2 रॉड रहते हैं ना, हाँ जी देखा है सर। उस 2 रॉड के एंड में कुछ काले काले कैप्स रहते हैं। 2 एंड में कैप्स रहते हैं ना, 4 टोटल एंड में, यस जो सर। हुड के ऊपर फिट रहते हैं, और उसके ऊपर कवर लगाया जाता है प्लेन वाला, ताकि आपको दिखेगा नहीं अंदर क्या है। तो वैसे वैसे पार्ट में ना ये रिप कंस्ट्रक्शन ज्यादा रहता है। और भी पार्ट्स है, नॉट ओनली दिस पार्ट्स। स्ट्रेंथ जहां पे भी चाहिए तो वहां पे आपको रिप्स मिलेंगी। रिप के बगैर स्ट्रेंथ नहीं है, बराबर, प्लास्टिक में। और पार्ट का हाइट रहेगा तो रिप का भी हाइट बढ़ेगा। सर जहां पे भी ज्यादा टॉर्क अप्लाई हो रहा है पार्ट के ऊपर, वहां पे आपको अच्छा रिप मिलेगा, स्ट्रेंथ भी मिलेगा। सेशन 10 मिनट में एंड हो जाएगा, शायद रिज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, तो जस्ट मेरा कहने का मतलब ये था, मेन पर्पस, कि जो ब्लॉक इजेक्टर रहेगा तो एग्जैक्टली लिफ्टर के जैसा कंस्ट्रक्शन रहेगा। ऊपर उसका बॉडी रहेगा, नीचे उसको रॉड लगा रहेगा, बोल्ट लगा रहेगा। बुश भी हो सकता है, जो या तो कोर प्लेट में डायरेक्ट हम लोग सीधा पॉकेट कट करके उसको बिठा देंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक ब्लॉक इजेक्टर का डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में जैसे कि एक आइडेंटिफाई किया था एरिया, वो एरिया है यहाँ पे, इस एरिया में। अभी उसके भी रूल रहते हैं, जैसे कि ब्लॉक इजेक्टर आपने ये पूरा एरिया ले लिया, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इतना एरिया ले लिया, बराबर। ये एरिया का आपने एक ब्लॉक बना लिया, और इसको नीचे से रॉड वॉड लगाए, और इसको आप लोग पुश कर रहे हो, बराबर। तो पार्ट इतना एरिया तो ये अकेला लेके आएगा, कोई स्लीव वेव का कुछ जरूरत नहीं है ना, कुछ इजेक्टर पिन का जरूरत नहीं, 4 पिन देने का कुछ भी जरूरत नहीं। बट क्या आपको लगता है कि ये पार्ट निकलने के बाद ये जो वाला मेल प्रोजेक्शन रहेगा, इसमें पार्ट अटक सकता है? अटका रहेगा चारों साइड से अगर हम लोग इसको लेते हैं तो, अटका तो रहेगा। बराबर कि नहीं? उसमें क्या ये फंसा रहेगा ना, नीचे तो नहीं गिरेगा। जी। यस तो उसके लिए हम लोगों को पूरा एरिया नहीं लेना है ना। लेना भी है तो कितना लेना है, मतलब यहां से, मतलब यहां से आपको इतना एरिया लेना है, जो मैंने सिलेक्ट किया है ना, इतना एक एक साइड का है ना, रेक्टेंगुलर में जितना आता है उतना। 2 जो वॉल रहेगी ना, वो फ्री रखनी है आपको, ठीक है। आप उसके नजदीक ले सकते हो, बट पूरा नहीं ले सकते। या तो आप इतना ले सकते हो, ये जो रिब है ना, इसको उठाएंगे तो काम हो जाएगा। तो ये रिब को इतना ले सकते हो, 3 साइड फ्री कर दी मैंने। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए, ये वाली रिब के नीचे वाली रिब के नजदीक आ रहे, तो इसको भी उठाने में मदद करेगा, यहाँ पे भी उठाने को मदद करेगा। और इसके तो ये रिब के नीचे ही है ना, ये जो रिब है, तो इतना एरिया हम लोग नीचे से कवर ही कर रहे, तो क्या हो जाता है, ये पार्ट के रूट से फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ, बना के दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ, या तो मैं ब्लॉक कमांड भी ले सकता हूँ। लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कंपोनेंट के नीचे वाले हिस्से से एक मिनट, रिप के बॉटम से रिप का जो बॉटम रहेगा फेस, यानी कि ये वाला फेस है ना, ये वाले फेस से आपको उसको पुश करना है। अगर आप ओनली इतना एरिया ले लोगे तो क्या हो जाएगा, कैचिंग बहुत ज्यादा है, पार्ट को मटेरियल रिलीज नहीं कर रहा, और आप पुश कर रहे हो। तो पुश करते हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, क्या डिफेक्ट आता है पार्ट के ऊपर? मच्छर रहता है, लवकर मत, कोई बता सकता है? सर, स्क्रैच मार्क्स आ जाते हैं। स्क्रैच मार्क आ जाएंगे। और सर बेंचमार्क क्या होता है? वो मैं बताता हूँ, आप बताओ क्या डिफेक्ट आ सकता है।
आपकी तरफ से कुछ डिफेक्ट आ सकता है क्या पार्ट में प्रवीण? सर पीस तो फंसा ही रहेगा, यही यही चीज मेन लग रही है मुझे। मैंने क्या पूछा वो आप सुने ही नहीं। फिर मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे रिब में पार्ट फंसा है बराबर, जी और मैं यहाँ पे कंपोनेंट को यहाँ पे एक ब्लॉक बना के ले रहा हूँ अंदर के अंदर, इतना ही है ना? तो इसमें पार्ट फंसने की कोई गुंजाइश नहीं है, अंदर है ना? यस सर। तो फिर यहां से मैं इसको ब्लॉक बना के इसको पुश कर रहा हूँ। पुश करने के बाद क्या डिफेक्ट आ सकता है? इतना एरिया यहाँ पे, किधर गया वो, आप इमेजिन करो यहाँ पे एक ब्लॉक बना है। रिब सर, ये जो कपाट जब गिरेगा तो उसी के ऊपर एक तरीके से गिरेगा। डिफेक्ट क्या आ सकते, डिफेक्ट के बारे में बताओ आप। रिब रिब बैंड हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से तो। सॉरी सर ये जो जिस डायरेक्शन में गिरेगा उस डायरेक्शन की रिब बैंड हो जानी चाहिए हल्की सी। बेंड हो जानी चाहिए, ओके ठीक है। बेंड के लिए तो कुछ काम नहीं करेगा वो, क्योंकि उसके पार्ट, उसके ऊपर खाली पार्ट लटका रहेगा, बेंड वेंड कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। देखो मैं इतना एरिया अगर उठाता हूँ ना, इतना, तो एग्जैक्टली इस ब्लॉक के आगे वाला जो पोर्शन रहेगा ना, कल मैंने आपको एक डिफेक्ट बताया था, इजेक्टर पिन का मार्क, किसी को याद है क्या? हाँ यस सर। बराबर ना? तो क्या हो जाता है, कम एरिया रहेगा, या तो फंसा हुआ एरिया है और आप उसको पुश कर रहे हो बराबर, तो क्या हो जाता है, इजेक्टर पिन पेयरसिंग हो जाती है, या तो पेयरसिंग नहीं हुई तो कुछ प्रोजेक्शन तो जरूर छोड़ जाती है कंपाउंड के ऊपर, जो आपको बाद में दिखता है कि यार नीचे से किस किस चीज से तो दबाया है करके ना। इजेक्टर पिन मार्क बोला जाता है उसको, ड्यू टू पार्ट was catching and ejector pin was in force direction to eject the part, है ना? वो फोर्स से उसको पुश कर रही है और पार्ट को कैचिंग है, तो होता क्या है, वो पिन पार्ट को बाहर तो निकालती है, लेकिन उसके सामने का जो एरिया है ना, उसके ऊपर बम्प मार्क छोड़ जाती है। ठीक है, अगर इस कंडीशन में आप ऐसा करते हो तो ठीक है, तो वो अवॉइड आपको करना है। तो वो कैसे अवॉइड होता है? सबसे पहले तो हम लोग ब्लॉक कहाँ पे देंगे, जहाँ पे कैचिंग है बराबर। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये जो ब्लॉक है ना, ये प्लान भी कर रहे हैं, तो हम लोग इसके किसी रिप को साथ में लेके करेंगे। जैसे कि मैं अभी इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, आप नोट करो। अभी यहाँ पे बाहर आने का कोई स्कोप नहीं रहेगा, जैसे कि यहाँ पे होल रहेगा, तो आप इसको पूरा नहीं ले लो, इसमें आप चैम्पर रेडियस भी दे सकते हो, है ना? कोई होल है तो यहाँ पे पिन आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे देना ही है, तो फिर आपको इसको कैंसिल करके छोटा कर सकते हो। इस पिन में बिल्कुल छोटा करिए, यहाँ पे आप इतना भी दे सकते हो। बट आपको करना क्या है, अगर उसमें पिन ना आए, ये अवॉइड करना है, तो आपको तीन साइड में से आपको दो साइज हमेशा रिलीज होनी चाहिए बराबर। यहाँ पे 2-3 mm का गैप चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, पार्ट फंसा रहेगा ब्लॉक के ऊपर। और जो ब्लॉक बनेगा तो इस तरीके से बनेंगे, या तो सबसे पहले आपको क्या इसमें इसके नीचे लेना है, दूसरी चीज इसको सभी साइड से आपको ड्रॉप देना है। मैंने लिफ्टर में आपको ड्रॉप देने का सिखाया था, ठीक है, इसमें भी ड्रॉप देना है। कम से कम आपको 1 डिग्री देना है, ज्यादा से ज्यादा 3 डिग्री अगर पॉसिबल है तो दे सकते हो। ये जो गैप है ना, ये यहाँ पे गैप आपको दिखाई देगा। फिर इसमें क्या रेडियस देने हैं, ये गैप कितना होना चाहिए? गैप आप 1 mm रख सकते हो ऊपर, और 2 mm भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इजेक्टर पिन में आप जैसे कि मैंने बताया 1 mm नजदीक जा सकते हो, है ना रिप के, तो सेम यहाँ पे भी कर सकते हो। बट आपको एक्चुअली है ना जी, देखना है कि वहां पे कुछ वीक सेक्शन नहीं बन रहा है ना। वीक अगर बनेगा यानी कि वो बेंड हो सकता है ना, 1-2 mm रखोगे तो। जी
1 mm रखोगे तो बेंड हो सकता है। तो अभी ये ब्लॉक जी। ये बना है, ये ऊपर आप मिनिमम 1 mm रख सकते हो। मैं मैक्स कंडीशन बता रहा हूँ, है ना। मतलब अगर पॉसिबल ही नहीं है तो कितना रखना है वो बता रहा हूँ। जनरली 2 mm से ज्यादा ही रखने का। तो ये हो गया मेरा ब्लॉक। अभी ये क्या करेगा, इसको मैं सबट्रैक्ट कर लेता हूँ पार्ट को। ये जब भी फोर्स करेगा ना, तो ये कहाँ पे करेगा, ये रिप के ऊपर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, यस जी। और आगे आगे वाले फेस के ऊपर भी करेगा। तो जी। तो ऐसे कंडीशन में आपको इसका सेक्शन करेंगे हम लोग। सेक्शन सेशन अभी 1 मिनट में एंड हो जाएगा। रीजन यहाँ पे सेक्शन भी देखते हैं तो पता चलेगा कि ये क्या कर रहा है, नीचे से पार्ट को उठा रहा है, दिख रहा है रूट से। इट इज फोर्सिंग ऑन